ग्लोबल एक्सपर्ट अरविंद सेंगर जी मियामी से जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर पहला सवाल यही होगा, इस डील को आप कैसे देखते हैं? भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हो गई है, 18% टैरिफ रखने का फैसला किया गया है। हालांकि इस पे क्लैरिटी अभी काफी कुछ बाकी है। आप इस डील को कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा सर इस पर? पहला तो रिएक्शन तो बहुत पॉजिटिव रहेगा कि इससे भारत को काफी फायदा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि इंडिया की तरफ से, मोदी जी की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं आया है कि रशिया का ऑयल खरीदना बंद करेंगे। वो एक बार अगर हो गया, कुछ उसमें समझौता अगर हो गया, तो फिर उसके बाद तो फिर ये 18% जो टैरिफ रहेगा वो तो इंडिया को बाकी जितने भी उसके कंपेटिटर्स हैं उसके बराबर या उससे थोड़ा बेहतरीन ही पोजीशन में पहुंचा देगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया में जो भी नर्वसनेस थी कि इंडिया के खिलाफ कुछ अलग तरीके से कंपनीज को मुश्किल हो रही है, वो हट जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब यूरोप के साथ फ्री ट्रेड डील हो गई, यूएस के साथ वापस बराबरी पे आ गए और दुनिया के साथ, और फिर यूके के साथ फ्री ट्रेड डील हो गई। तो इसके कारण इंडिया की पोजीशन मेरे ख्याल से काफी मजबूत हो गई है। दुनिया से बिजनेस करने में अगर कोई मेक इन इंडिया करना चाहे तो आज इंडिया की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। और वो सिर्फ इस डील के कारण नहीं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के कारण इंडिया ने और जगह से भी डील कर ली, और इसलिए अब इंडिया की पोजीशन इसके साथ काफी मजबूत है। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीद सर अभी कह रहे थे कि जैसे यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्रीज के साथ अचानक से जो एफटीए साइन हुए तो अचानक से कोई जीरो ड्यूटी नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे 5 साल 7 साल में ड्यूटी को कम किया जाएगा। इस तरह की संभावनाएं क्या यूएस के साथ भी बनेंगी? बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे जहां पर लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल, 5 से 7 साल में ड्यूटी को वापस से कम भी किया जा सकता है। 18% तो एक बेंचमार्क टैरिफ हो गई, उसके नीचे भी अब कम टैरिफ भी बहुत सारे सेक्टर में आगे चलकर देखने को मिलेंगे। और जो अगर मौजूदा टैरिफ भी रह गई तो कौन से ऐसे सेक्टर आपको जो मेजर बेनिफिशियरी यहां से लग रहे हैं? तो टैरिफ अगर कम हुई तो इसका फायदा तो अब ये देखना पड़ेगा किस सेक्टर में। आप अगर देख लें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तो टैरिफ से एग्जेम्प्ट था, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे तो कोई टैरिफ नहीं थी। तो इस तरह से अगर आप दूसरे देखें, टेक्सटाइल्स, उस पर शायद टैरिफ रहेगी 18%, लेकिन 18% से कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई और, जैसे सोलर पैनल्स हैं, अगर उसमें टैरिफ्स कितने रहेंगे, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, स्टील है, स्टील के कुछ मटेरियल्स हैं, उसमें टैरिफ कम हो सकती है। तो इन सब चीजों में देखना पड़ेगा कि यूके ने कुछ चीजों में एक्सेप्शन करा लिया है, तो इंडिया को किस चीज में कुछ कम करा सकती है जो आगे जाके, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि 18% पे भी अगर रही तो इंडिया की पोजीशन काफी इंप्रूव हो गई है। और इसमें आप देखें तो जैसे आप लोग सोलर की बात कर रहे थे, उसका फायदा होगा। मैं कहता हूं कि जितने भी कंपोनेंट्स जो आपके टर्बाइन्स और जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो कि डेटा सेंटर्स की पावर के लिए चाहिए होगी, उसमें इंडिया की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई इसमें, तो उसमें काफी फायदा हो सकता है। उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी अभी। तो ये जो नई इंडस्ट्री, जो नई डिमांड बन रही है, उस एरियाज में भी इंडिया की पोजीशन इस समय भारत की इस डील के बाद काफी अच्छी होगी। हाय, सजीद बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि ये जो बड़ा ओवरहैंग था पिछले 1 साल से, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरहैंग जिसको हम कह रहे हैं, जिसके वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लोज भी एक तरह से उसी की वजह से चल रहा था, वो अब निकल जाता है। और फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू फंडामेंटली अब इंडिया के अगेंस्ट को हेडविंड नहीं रहा। तो ऐसा है कि फॉरेन आउटफ्लो जो है ये 2 साल से चल रहा है। ये टैरिफ की सिचुएशन सिर्फ 5 या 6 महीने पुरानी है। तो इसको सब चीज, इंडिया की जो प्रॉब्लम्स रही है मार्केट की और एफआई फ्लोज की, वो सब टैरिफ के कारण नहीं रही। उसमें ये भी था कि इंडिया का वैल्यूएशन बाकी दुनिया के इमर्जिंग मार्केट से कहीं आगे बढ़ गया था, और इंडिया की ग्रोथ भी काफी मंदी हो गई थी, स्लो डाउन हो गई थी। तो अब आपका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा, जो गैप था बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के साथ, वो काफी थोड़ा बहुत घट गया है।
और दूसरा चीज ये है कि जो ग्रोथ है उसकी थोड़ी अगर संभावना बढ़ने की है, और थोड़ी सी रिसेंट जो हमने डेटा देखा है बिजली की डिमांड या 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स की डिमांड और भी चीजों की डिमांड जो इम्प्रूव होती आ रही है, होती नजर आ रही है, तो उससे लगता है कि ग्रोथ भी शायद वापस आ रही है। तो अगर ग्रोथ वापस आएगी, वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है, और फिर ये डील आ गई, तीनों चीजें मिला के फिर एफआईएस का इस तरफ से इंडिया की तरफ फिर से देखना काफी पॉसिबल है। लेकिन एक कमी अभी भी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो लोग चाइना और कोरिया और ताइवान जा रहे हैं, उस एरिया में इंडिया की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन बाकी चीजों में अगर ग्रोथ आ गई तो फिर इन्वेस्टर जरूर आएंगे। अगर आप एक्सपोर्ट सेंट्रिक सेक्टर्स देखें या लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर्स देखें, ये डील जो है इफेक्टिव इमीडिएटली है, तो इसका मतलब 18% अभी से हो जाएगा इसमें। बट इफेक्टिवली अगर हम देखें तो हमारी करेंसी का डिप्रिसिएशन भी लगभग 6-7% हुआ है। तो कोई एक्सपोर्टर के लिए नेट इम्पैक्ट तो 10-12% के आसपास ही बन रहा है, राइट? हाँ, दैट्स ट्रू। बट आप ये सोच लीजिए कौन सी इंडस्ट्रीज पे हमारा सबसे बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा है। टेक्सटाइल्स पे पहुंचा है, और जेम्स एंड ज्वेलरी पे पहुंचा है। आपके जो सोने की और जो भी हीरे का काम होता है इंडिया में, उस पर फर्क पड़ा है एक्सपोर्ट का। और छोटी इंडस्ट्रीज, श्रिम्प फार्मिंग, इस टाइप की इंडस्ट्रीज, लेकिन मे बी सोलर पैनल्स। लेकिन आपके जो बिग एक्सपोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है या स्टील का जो भी कंपोनेंट्स हैं, ऑटो पार्ट्स, स्टील, उसका स्टील का टैरिफ सेक्शन 232 में आता है, वो इससे फर्क नहीं पड़ा। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पे फर्क नहीं पड़ा, आपका सॉफ्टवेयर का इसमें टैरिफ में नहीं था। तो जो चीजें में नुकसान हुआ है, जिस चीज में हिट हुई है एक्सपोर्ट्स की, उसमें जरूर वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो इससे इकोनॉमी पे अच्छा फर्क पड़ेगा, क्योंकि काफी जिसमें लोग काम करते हैं, जिस इंडस्ट्रीज में, उसमें काफी फायदा हो सकता है। बिल्कुल। अरविंद जी, गुड मॉर्निंग, विकास बोल रहा हूँ। एक सवाल आपसे क्रूड को लेकर, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला से क्रूड इंडिया जो है वो ज़्यादा खरीदेगा इवेंचुअली, तो वो कितना फिजिबल है कॉस्ट के हिसाब से या फिर लॉजिस्टिक के हिसाब से आपकी नज़र से? तो इंडिया, आप अगर देखें तो रिलायंस काफी वेनेजुएला से क्रूड खरीदते थे। फिर रशिया का जब क्रूड आना शुरू हुआ तो वेनेजुएला से खरीदना कम कर दिया। वेनेजुएला का क्रूड जो है वो हेवी ऑयल है, जो कि रिफाइनरीज, जो सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस की रिफाइनरीज हैं, उनके लिए काफी सूटेड है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया वेनेजुएला से पहले नहीं खरीदता था, और खरीदने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। यूएस का क्रूड जो है वो थोड़ा हल्का रहता है, स्वीट क्रूड जिसको कहते हैं, तो उसके कारण वो इतना अच्छी जो सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरीज में, उसमें इतना प्रेफर नहीं करेंगे लोग बाग। लेकिन उसका भी मतलब पूरे मिक्स में, क्रूड में मिक्स में आ सकता है। लेकिन वेनेजुएला का तो बहुत आसानी से मिक्स होगा। लेकिन अब वो थोड़ा लॉजिस्टिक्स देखना पड़ेगा कैसे करेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं होगा इंडियन रिफाइनरीज को मैनेज करना वेनेजुएलन क्रूड। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, इतनी सुबह आप जुड़े और तमाम इन डेवलपमेंट्स को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.